एपिसोड 3 to 6। अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यक्षु को तो कोई होश नहीं था, वो बस सड़क पर चले जा रहा था। तभी उस कार में से कुछ लोग बाहर निकले और एकदम से यक्षु को पकड़ लिए। यक्षु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे, और कौन हो तुम लोग? पर वो सब कुछ नहीं बोले। उन सब के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो सभी यक्षु को कार के अंदर धकेल दिए। फिर कार तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। उस कार के जाते ही एक लड़का जो कि साइड में छिपा हुआ था, वो बाहर आया और तुरंत फोन निकाल कर किसी को कॉल करके बोला, हमने उसे पकड़ लिया है सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। उसे हमने यहाँ से भेज दिया है। अब आपको उसके साथ क्या करना है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। इतना कहते हुए वो लड़का कॉल कट किया और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से अभी अभी कार गई थी। और सामने की तरफ देखते हुए उस लड़के के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गए। फिर वो दूसरी तरफ गया जहां उसकी कार खड़ी थी। उस कार में जाकर बैठ गया। फिर कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कार में यक्षु बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। यक्षु उन सब की तरफ देखकर बोला, देखो तुम लोग कौन हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है? अगर पैसे के लिए किडनैप किया है तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आज ही तो मेरी बीवी ने भी मुझे डाइवोर्स दे दिया है। इसलिए अगर मुझसे कोई उम्मीद लगाए हो तो कोई फायदा नहीं। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, क्योंकि मुझ भिखारी से तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यक्षु ये सब बोलते हुए बार बार खुद के हाथ को छुड़ा रहा था। ये देखकर मास्क लगाए हुए सारे आदमी एक दूसरे की तरफ देखे और फिर आंखों से कुछ इशारा करने लगे। एक आदमी जल्दी से यक्षु के हाथ को रस्सी से बांध दिया। अब यक्षु के हाथ बंधे हुए थे। अब वो चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था, लेकिन अभी भी बार बार खुद को छोड़ने के लिए उन सबसे विनती कर रहा था। वो सभी आदमी जब देखे कि यक्षु उनका नहीं सुन रहा, वो लगातार बस बोले जा रहा है, तभी एक आदमी अपने हाथ में कुछ लिया और एकदम से उसे यक्षु के मुंह में डाल दिया, जिससे यक्षु कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते बेहोश हो गया। यक्षु को बेहोश देख वो सारे आदमी एक दूसरे की तरफ देखे, फिर आंखों ही आंखों से कुछ इशारा किए और कार तेजी से आगे बढ़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद यक्षु एक कमरे में चेयर पर बंधा हुआ था। वो अभी बेहोश था, लेकिन अब वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। होश में आते ही वो एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी तो वो चाहकर भी चिल्ला नहीं सकता था। वो कुछ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक ब्लैक कलर का नकाब लगा हुआ था। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। यक्षु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने मन ही मन बोला, ये मैं कहाँ हूँ? कौन लोग हैं वो जो मुझे ऐसे किडनैप करके लाए हैं? हे भगवान, मेरे साथ आज क्या हो रहा है? उसी समय एकदम से उसके चेहरे पर से नकाब हटा दिए गए। ऐसे अचानक से नकाब हटाने पर यक्षु बुरी तरह से तड़प उठा और अपनी आंखें खोला तो उसे धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। पर धीरे धीरे यक्षु खुद को नॉर्मल किया और अपनी आंखें अच्छे से कर जैसे ही सामने देखा तो सामने का नजारा देख वो चौंक गया। इस वक्त यक्षु एक बहुत ही बड़े आलिशान हॉल में था, जो कि किसी महल से कम नहीं था। वहां पर रखे हर एक चीज बहुत ही एंटिक और एक्सपेंसिव था। यक्षु अपनी आंखों को फैलाए सब कुछ देख रहा था। यक्षु अपने ठीक सामने देखा तो एक बड़े से चेयर पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उस बूढ़ी औरत की उम्र करीब 60-70 साल थी, पर उस बूढ़ी औरत को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो दिखने में करीब 50 साल की ही लग रही थी। यक्षु अपने कंफ्यूज भरी नजरों से उसे बूढ़ी औरत की तरफ देखे जा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत ने सामने खड़े अपने एक आदमी की तरफ देख कुछ इशारा की, तो वो आदमी तुरंत यक्षु के मुंह पर से भी पट्टी हटा दिया। जैसे ही मुंह पर से पट्टी हटा, यक्षु जो कि अभी तक ढंग से सांसें नहीं ले पा रहा था, वो ऐसे पट्टी हटाने पर तेज तेज से सांसें लेने लगा। फिर यक्षु खुद को नॉर्मल करके उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर तुरंत पूछा, आप कौन हैं और ऐसे मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है? क्या आपने मेरा किडनैप करवाया है? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, किसी के साथ मेरी दुश्मनी भी नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने अपने सामने चेयर पर बंधे उस 25-26 साल के लड़के की तरफ देखी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कई सवाल थे।
और शायद वो घबराया हुआ भी था। इस पर वो बूढ़ी औरत उसी तरह उसके सामने ही सोफे पर बैठे हुए बोली, हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ये सुनते ही यक्षु तुरंत बोला, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? ये सब का क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अचानक ही वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो उसी तरह हंसते हुए बोली, सुना है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दे दिया है। तुम्हें किसी दूसरे लड़के के लिए चीट कर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई। फिर वो यक्षु को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे फटीचर के साथ कोई रहना भी क्यों चाहेगा? कपड़े देखो खुद के, तुम्हारे पैंट में छेद है, तुम्हारे शर्ट में छेद है, जिसे तुमने सुई धागे से बड़ी मुश्किल से सिला हुआ है। इस पर यक्षु जो चेयर पर बंधा हुआ था, वो बुरी तरह से एम्ब्रेस हो गया और उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसकी हालत इस वक्त सच में किसी फटीचर की तरह थी। वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। सब लोग उसका मजाक बनाते थे क्योंकि वो गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए, तो वो नए कपड़े कहाँ से लेता। इस पर वो बूढ़ी औरत ने हंसते हुए आगे बोली, लाचार हो तुम, घर नहीं है रहने के लिए, बीवी तुम्हें छोड़ किसी और की हो चुकी है, फैमिली है नहीं कोई, वजूद नहीं है तुम्हारा कोई। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम सड़क पर बैठकर भीख मांगो या तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना होगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी एक हाँ तुम्हें वह सब कुछ दे सकती है जो तुम चाहते हो, दौलत शोहरत, मुंह मांगे तुम्हें हम पैसे देंगे। इतना ही नहीं, लोगों के बीच में तुम्हें इज्जत मिलेगी, लोग तुमसे डरेंगे। इस पर यक्षु ने तुरंत उस बुरी औरत को देखते हुए कहा, पर आप मुझसे क्या करवाना चाहती है और आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। वो बुरी औरत यक्षु की बात सुनकर बोली, जान पहचान तो हो जाएगी, तुम ये बताओ कि तुम अपने गरीब जिंदगी से आज़ादी चाहते हो तो वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। आई थिंक तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफर दे रही हूँ। खाने के लिए तुम्हें खाना मिलेगा, पीने के लिए तुम्हें पानी मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा ही तुम्हें मिलेगा। कैसा ऑफर है आपके पास? कुछ सोचते हुए यक्षु उस बुरी औरत से पूछा। वैसे भी यक्षु अपनी जिंदगी से तंग आ गया था और वो ये भी जानना चाहता था कि इस बुरी औरत को उस जैसे से भला क्या काम हो सकता है। उस बुरी औरत ने यक्षु के चेहरे को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ऑफर बाद में बताऊंगी। तुम्हें पैसे चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा। सोच लो, पैसा या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे तुम। इतना बोलकर वो बुरी औरत अपने एक आदमी को कुछ इशारा की, जिसे समझकर वो आदमी एक पेपर लेकर उस बुरी औरत के पास आया। ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिसकी बात उस बुरी औरत ने की थी। यक्षु उस पेपर की तरफ एक नज़र देखकर उस बुरी औरत की तरफ देखकर एक बार फिर से पूछा, आप मुझसे कुछ इलीगल काम करवाना चाहती हैं? मैं वो काम हरगिज नहीं करूंगा। इस पर वो बुरी औरत एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी और वो बोली, इलीगल हो या लीगल तुम्हें करना तो पड़ेगा यक्षांश रावत या यक्षु। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें गरीबी के कारण तुम्हें छोड़ दी। तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं थे। तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई और तुम्हें उस रेस्टोरेंट से भी बाहर धक्के मारकर फेंक दिया गया। कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास सब कुछ खो चुके हो तुम। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ही बचता है कि तुम सुसाइड कर लो या तो किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाओ। बट आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यक्षु उस बुरी औरत को देखने लगा और बोला, कैसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास मेरे लिए? उस बुरी औरत ने यक्षु की तरफ देखते हुए अपनी डेविल स्माइल के साथ कहा, यक्षु आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। खुद को कंग्रेचुलेशन कहो कि तुम मुझसे मिले और अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी से तुम हाथ धो बैठोगे। तुम कैद हो जाओगे और उस कैद में तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी। तिल तिल कर तड़पोगे तुम। इसे तुम मेरी एक वार्निंग समझना। रातों रात गायब करवा दूंगी तुम्हें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस बुरी औरत के खतरनाक धमकी को सुनकर यक्षु डर के कारण थर थर कांपने लगा और उसने डरते हुए उस बुरी औरत को देखते हुए कहा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। मुझे मेरी इस जिंदगी से आज़ादी चाहिए। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ।
ये सुन उस बुरी औरत के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। आफ्टर 6 मंथ, ब्लू स्टार क्लब में चारों तरफ लाउड म्यूजिक बज रहा था और वहां पर बहुत सारी लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वही बार काउंटर के पास बैठा विक्रम डांस फ्लोर पर डांस कर रही लड़कियों की तरह देखे जा रहा था। उसकी आंखों में लस्ट के भाव भरे हुए थे। तभी वहां पर एक लड़की आए और विक्रम के हाथ को पकड़कर बोली, हाय बेबी, चलो ना तुम भी डांस करने। विक्रम जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसके होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो एकदम से उस लड़की के कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचा और बोला, मिताली बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। मिताली ने इस वक्त रेड कलर का ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही सेक्सी लग रही थी। उसने अपने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी जिससे उसके होंठ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मिताली अपने होठों को विक्रम के होठों के पास ले गई और अपने सेक्सी सी आवाज में बोली, वो सब सिर्फ तुम्हारा कमाल है बेबी। इतना कहकर मिताली विक्रम के होठों पर किस कर ली। विक्रम भी कसकर मिताली को पकड़ लिया और बोला, रियली बेबी। मिताली हंसकर बोली, यस ऑफ कोर्स बेबी। विक्रम तिरछा मुस्कुराया और फिर मिताली की तरफ एक ड्रिंक बढ़ा दिया। मिताली विक्रम के हाथ से वो ड्रिंक के गिलास को लिया और उसे एक ही सांस में पूरा पी गई। फिर ग्लास को वही बार काउंटर पर रखते हुए बोली, चलो ना बेबी साथ में डांस करते हैं। विक्रम ये सुन मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स मिताली बेबी, बस ये लास्ट ड्रिंक मैं खत्म कर। इतना कहकर विक्रम ने पास में रखे ड्रिंक के गिलास को उठाया और वो भी एक ही सांस में सारा ड्रिंक खत्म कर दिया और फिर मिताली की कमर में हाथ डाल उसे अपने साथ लेकर डांस फ्लोर की तरफ चला गया। दोनों ही अब एक दूसरे के चिपक कर डांस करने लगे। वही कोई था जो अपने गहरी निगाहों से उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उस शख्स का चेहरा इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था और उसकी गहरी निगाहें उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे। वही डांस फ्लोर पर विक्रम और मिताली को किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो दोनों बस एक दूसरे से चिपक कर डांस करने में मस्त थे। अचानक ही विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और उसका सिर भारी होने लगा। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मिताली बेबी क्या हो रहा है मेरे साथ। मिताली जब ये सुनी तो बोली, ओह विक्रम क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तभी मिताली को भी कुछ अजीब सा लगने लगा और वो विक्रम से बोली, हाँ विक्रम मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन विक्रम मिताली की बात को इग्नोर करते हुए बोला, नो मिताली बेबी अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मुझे डांस करने का और भी बहुत मन है। ये बोलकर विक्रम फिर से डांस करने लगा। वही मिताली का सिर भारी होने लगा था, वो डांस नहीं कर पा रही थी। विक्रम का भी यही हाल था, पर फिर भी वो डांस करने में इतना मशगूल था कि वो अपने सिर के दर्द को इग्नोर कर दिया। वही दूर बैठा वो शख्स मिताली और विक्रम के चेहरे के बदलते भाव को देख उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गए। मिताली को अब घुटन सी होने लगी थी और उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगा था। फिर वो वही सबके सामने ही अपने ड्रेस को रिमूव करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर विक्रम बोला, ये तुम क्या कर रही हो बेबी, हम अभी यहाँ ये सब नहीं कर सकते, हम जब रूम में चलेंगे तब कंटिन्यू करेंगे ना। लेकिन मिताली उससे चिपक कर उसके गले में अपने दोनों बाहों को लपेट कर बोली, नो बेबी मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा, चलो ना जल्दी विक्रम बेबी, आई वॉन्ट योर राइट नाउ बेबी। विक्रम जैसे ही मिताली के हाथों को अपने गले में लिपटा हुआ पाया तो उसके अंदर भी गर्मी बढ़ने लगे। वो भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो मिताली के कमर में हाथ डाला और उसे एकदम से करीब खींच लिया। फिर वही सबके सामने ही वो मिताली को किस करने लगा। मिताली भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वही अब दोनों पर ही नशा हावी हो गया था। इस बात की खबर उन दोनों को नहीं थी कि अभी वो दोनों कहाँ हैं। क्लब में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर ही चले गए और सब उन दोनों को अजीब तरह से देख रहे थे। फिर सभी एक साथ हुटिंग करने लग जाते थे। जितनी हुटिंग हो रही थी उतना ही ज्यादा मिताली और विक्रम एक्साइटेड होते जा रहे थे। देखते ही देखते मिताली ने वही सबके सामने ही विक्रम के कपड़े रिमूव करने शुरू कर दिए। वही विक्रम भी कहाँ कम था, वो भी मिताली के कपड़ों को रिमूव करने लगा। कुछ ही सेकंड में विक्रम ने मिताली के पूरे कपड़े रिमूव कर दिए और अब मिताली सिर्फ अपने गारमेंट्स में थी। वही विक्रम के भी कपड़े फर्श पर बिखरे थे और विक्रम सिर्फ अभी अपने बॉक्सर में था। वहां मौजूद सभी उन दोनों को ही हैरानी से अपनी अपनी आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। सबका मुंह खुला का खुला रह गया था।
अब तो वहां मौजूद कुछ लोगों को शर्म भी आ रही थी। सभी डांस फ्लोर से हट गए। वहां पर सिर्फ विक्रम और मिताली ही थे और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वहीं कुछ लोग अपने मोबाइल में उनका वीडियो बना रहे थे, क्योंकि अभी भी विक्रम और मिताली पागलों की तरह एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे। उन्हें किसी चीज का कोई होश नहीं था। उसी समय एकदम से क्लब का मालिक वहां आया और ये सीन देख वो हैरान हो गया। इसके साथ ही साथ क्लब के मालिक को विक्रम और मिताली पर घिन महसूस होने लगा। वो तुरंत अपने कुछ गार्ड्स को बुलाया और सबसे पहले जो लोग विक्रम और मिताली के वीडियो बना रहे थे उनके फोन ले लिया। फिर क्लब का मालिक विक्रम और मिताली दोनों को ही वहां से धक्के मारकर निकालने का ऑर्डर दिया। विक्रम जैसे ही ये सुना वो गुस्से से बौखला उठा। वो अभी अपने होश में नहीं था तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओए दो कौड़ी के क्लब का मालिक, तू खुद को समझता क्या है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बहुत जल्द मैं नंबर 1 CEO के लिए नॉमिनेट किया जाऊंगा। फिर तुम लोग देखते रह जाओगे, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। वही वो क्लब का मालिक तुरंत बोला, सॉरी पर आपकी हरकतें देखकर हम आपको अब यहाँ एक पल भी नहीं रहने दे सकते। प्लीज सर, आप यहाँ से चुपचाप से चले जाए, वरना मजबूरन मुझे आपको यहाँ से धक्के मारकर निकालना होगा। लेकिन विक्रम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी मिताली को पकड़ा हुआ था। वही मिताली भी विक्रम को यहाँ वहाँ लगातार किस किए जा रही थी, जिससे विक्रम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो क्लब के मालिक के बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मिताली को फिर से किस करने लगा। अब तो क्लब के मालिक के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, अभी के अभी इन दोनों को खींचकर बाहर निकालो, वरना उनके कारण हमारे क्लब की भी बदनामी होगी, क्योंकि आज तक कभी उस क्लब इस तरह की शर्मनाक हरकतें किसी ने नहीं किए थे। ऐसा आज पहली बार था, जिस कारण क्लब के मालिक को और गुस्सा आ रहा था। सारे गॉड्स मिलकर दोनों को ही घसीटते हुए क्लब से बाहर निकालने लगे। मिताली और विक्रम दोनों वहां से जा ही नहीं रहे थे। दोनों ही गुस्से से उस क्लब के मालिक की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम सब लोगों को छोड़ेंगे नहीं। देखना तुम कैसे मैं तुम्हारे इस क्लब को 2 दिन के अंदर अंदर बंद करवाता हूँ। अब तुम मेरे गुस्से से नहीं बच सकते। बहुत जल्द मैं इस क्लब का नामो निशान मिटवा दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। विक्रम गुस्से में लगातार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन क्लब के मालिक ने उसकी एक बात नहीं सुनी और दोनों को ही इस क्लब से धक्के मारकर बाहर निकाल दिए। क्लब के बाहर दोनों ही फर्श पर पड़े थे। उसी समय एक गार्ड विक्रम और मिताली के कपड़े जो कि क्लब के फर्श पर बिखरे थे, उसे लाकर उन दोनों के मुंह पर फेंक दिए। विक्रम और मिताली दोनों ही गुस्से से उस गार्ड को घूर कर देख रहे थे, पर उनके अंदर की गर्मी अभी भी बढ़ी हुई थी। वह अभी भी शांत नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हर बदलते पल के साथ दोनों के ही शरीर की गर्मी बढ़ती जा रही थी और दोनों के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही थी। विक्रम अचानक से मिताली को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर अपने कार की तरफ बढ़ गया। फिर कार के बैक सीट का डोर ओपन करके तुरंत मिताली को कार में लगभग धकेल दिया और वो खुद अंदर आकर मिताली को किस करने लग गया। मिताली भी उसका साथ देने लगी। दोनों पर ही मदहोशियां सवार थी। दोनों पर ही मदहोशी के आलम में छाए हुए थे और कुछ ही सेकंड में वही कार के अंदर ही दोनों की आहों और सिसकियों की आवाजें गूंजने लग गई। दोनों एक दूसरे के साथ वही कार में ही इंटीमेट होने लगे। वही कोई था जो एक कोने में खड़ा उन दोनों की वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते हुए उस आदमी के होठों पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो आदमी इस वीडियो को बनाते हुए घिन्नी महसूस कर रहा हो। क्लब के अंदर अब सभी लोग एक बार फिर से एक दूसरे के साथ डांस करने में लग गए। उन सभी को इतना खुश होकर डांस करते देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ कुछ हुआ भी था। उसी समय एक लंबी चौड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी वाला शख्स क्लब के अंदर आया और डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। वहां मौजूद सारी लड़कियों की नजरें उस शख्स पर ही चले गए। उस शख्स के पहनावे को देखकर साफ पता चला रहा था कि वो किसी बहुत बड़े खानदान का वारिस हो। वो शख्स एक नज़र वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ अपने गहरी निगाहों से देखा, फिर तुरंत अपने जैकेट को निकालकर एक साइड टेबल पर रखा और शर्ट के बटन को खोलकर उसे भी निकाल लिया। अब उस शख्स के 8 पैक एब्स सबके सामने थे, जिसे वहां मौजूद लड़कियां अपने हवस भरी नजरों से देख रही थी। फिर वो शख्स उसी तरह डांस फ्लोर पर गया और तेज आवाज में बोला, म्यूजिक। उस लड़का के ये कहते ही वहां पर लाउड म्यूजिक बजने लगा।
उस म्यूजिक की आवाज से सारी लड़कियां आकर उस लड़के से इस तरह से चिपक गई जैसे मानो कोई फूल के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां आकर मंडराने लगती हैं। वही वो लड़का अपने दोनों हाथों को फैलाया और अपने पास दो लड़कियों को खींचकर खुद से चिपकाकर डांस करने लगा। वो लड़का इस वक्त शर्टलेस था। उसने बस ट्राउजर पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा था। उस लड़के की पर्सनैलिटी इस वक्त काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। लड़कियां भी चिल्ला चिल्ला कर उस लड़के के साथ डांस कर रही थी और वो लड़का भी गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वो लड़का इस तरह से लड़कियों के साथ डांस कर रहा था जैसे ये उसका रोज का काम हो। वो बहुत खुश होकर उन लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था और लड़कियां भी उस लड़के को देखकर एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी। वही कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था और फिर एकदम से अपने माथे को पीट लिया। वो अपने माथे पर हाथ रखकर खुद में ही बड़बड़ाया, बताओ जरा इन 6 महीनों में ये कितना बदल गया है। इस तरह से देखकर कोई कह सकता है कि ये वही यक्षु है जो कि लड़कियों से दूर रहता था, सिर्फ अपनी बीवी का दीवाना था। आज वो इस तरह से लड़कियों से चिपक चिपक कर डांस कर रहा है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। अब मैं भी क्या करूं? ये लड़का अब सुधर नहीं सकता। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डांस फ्लोर पर इस वक्त जो लड़का डांस कर रहा लड़का है वो कोई और नहीं यक्षु है। इन 6 महीनों में यक्षु पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो मासूम बोला भाला यक्षु नहीं था। अब वो एक डैशिंग हैंडसम गुड लुकिंग मैन बन चुका था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर सभी लड़कियां पागल हो रही थी। वही यक्षु ये सब बहुत ही एंजॉय कर रहा था। अचानक ही वहां एक लड़की यक्षु के पास आई और एकदम से उसके गले में अपने दोनों हाथों को डाल उससे लिपट गई। यक्षु भले ही खुद को बदल दिया हो लेकिन अभी भी उसके अंदर शराफत भरी हुई थी। अचानक किसी लड़की के इस तरह से चिपकने पर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो खुद को नॉर्मल कर लिया। तभी वो लड़की यक्षु के चेहरे को पकड़कर बोली, आई लव यू बेबी, यू आर सो हॉट। ये सुनकर यक्षु की आंखें एक पल के लिए बड़े हो गए। तभी वो लड़की धीरे धीरे यक्षु के होठों की तरह बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो यक्षु के होठों को अपने होठों से टच कर पाती, यक्षु एकदम से उसके होठों पर अपने फिंगर रख दिया और एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सो लेट्स एंजॉय। इतना कहकर यक्षु उस लड़की के हाथ को पकड़कर गोल घुमा दिया और फिर उसके साथ डांस करने लगा। वही वो लड़की भी यक्षु से चिपक चिपक कर डांस करने लगी। सामने खड़ा लड़का ये सब कुछ देख रहा था और यक्षु के इस तरह से रिएक्ट करने पर उसके होठों पर स्माइल आ गए थे। पर फिर जल्द ही वो यक्षु के बदले हुए रूप को देख हैरान भी था। वो लड़का वही बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। भले ही वो ड्रिंक कर रहा था पर उसकी नज़रें पूरे टाइम यक्षु पर ही थे। उसी समय उस लड़के का फ़ोन बजने लगा। वो लड़का फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख कॉल पिक किया। फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी की भारी आवाज़ आई जिसे सुन वो लड़का बोला, जी मैम, वो अभी यही मेरे आंखों के सामने ही है। ये सुन फ़ोन पर फिर कुछ कहा गया जिसे सुन वो लड़का बोला, डोंट वरी मैम, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगा। इतना बोल वो लड़का तुरंत कॉल कट हो गया। लड़का एक नज़र अपने की तरफ देखा जिस पर एंडेड शो हो रहा था। वो फिर सामने की तरफ देखते हुए ड्रिंक का शिप लेने लगा। 2 घंटे तक लगातार डांस करने के बाद ही यक्षु बार काउंटर पर आया और वही रखे ड्रिंक से भरे ग्लास को उठाकर पीने लग गया। तभी उसके बगल में बैठा वो लड़का बोला, यार कब तक तू इस तरह से और डांस करने वाला है? यक्षु उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, चल ब्रो, अभी तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुझे प्रॉब्लम है तो तू भी आजा, हम साथ में डांस करें। तुझे क्या किसी ने रोका है? वैसे तेरी भी बॉडी कम अट्रैक्टिव नहीं है, तू भी चाहे तो लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये सब बोलते हुए यक्षु उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक चेकआउट करने लग गया। ये देख वो लड़का यानी कि अभिनव यक्षु को अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखते हुए बोली, ओ ये खबरदार जो मुझे ऐसे हवसी लुक दिया। और हाँ सॉरी, बट मैं अपनी बॉडी सिर्फ एक के लिए ही बचा कर रखा हूँ और सिर्फ उसी को ही दिखाऊंगा। तू ही जा उन बेवड़ी लड़कियों के पास। अभिनव की बात सुन पहले तो यक्षु को हंसी आ गई, पर लास्ट की लाइन को सुन उसके होठों पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गए थे। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो यार तुम, जिसके लिए तुम इतना बचकर रह रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ रंगरलियां मना रही हो। इतना कहकर यक्षु तुरंत ड्रिंक से भरे ग्लास को लिया
और एक ही सांस में पीकर वापस से डांस फ्लोर की तरफ चला गया और लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर डांस करने लगा। ये गलत है मेरे दोस्त, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती है जो हमारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहती हैं, जो हमारी खुशियों के लिए सोचती हैं। पर तू अभी ये नहीं समझेगा और ना ही मैं तुझे अभी समझाऊंगा, क्योंकि अभी तेरी लाइफ में वो लड़की आई नहीं है। जिस दिन वो लड़की आएगी तब तुझे असली प्यार क्या होता है वो पता चलेगा। ये बोलकर अभिनव हल्का मुस्कुराया और ड्रिंक करने लगा। रात के करीब 2 बजे यक्षु और अभिनव दोनों ही लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लब के बाहर आए। जहां यक्षु पूरी तरह से टल्ली हो चुका था, वहीं अभिनव ने बहुत ही हल्की ड्रिंक किए थे। अभिनव यक्षु को संभाल कर बाहर ला रहा था, तभी वहां पर आए बहुत सारे गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए कार की तरफ ले गए और एक गार्ड कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। फिर यक्षु और अभिनव दोनों ही उसमें बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। उस कार के पीछे और भी बहुत सारी कारें एक साथ वहां से रोड पर दौड़ पड़ी। गाड़ियों का काफिला तेजी से आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। अब तक यक्षु सो चुका था, वही अभिनव धीरे से यक्षु को सहारा देकर कार से बाहर लाया और उसे लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर बढ़ गया। अभिनव किसी तरह गार्ड्स की हेल्प से यक्षु को ले जाकर बेडरूम में सुला दिया। फिर अभिनव यक्षु के शूज को निकालकर फर्श पर रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आखिर कब तक इस तरह से तू खुद के साथ ऐसा करेगा? अब बस भी कर मेरे यार, बहुत हो गया। इतना कहकर अभिनव कुछ सेकंड तक यक्षु की तरफ देखता रहा और फिर रूम से बाहर चला गया। वो भी अपने रूम जाकर तुरंत उसी तरह बेड पर पसर गया और कुछ देर में गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह आज बहुत कुछ बदलने वाला था। आज किसी की लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। मिताली की आंखें जब धीरे धीरे खुली तो पहले उसे थोड़ा अजीब लगा। वो जैसे ही अपनी पूरी आंखें खोलकर देखी तो हैरान हो गई। अभी वो कार में थी और उसके ऊपर विक्रम लेटा हुआ था। अभी वो दोनों ही बिना कपड़ों के थे। ये सब देखकर मिताली की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से विक्रम को हिलाते हुए बोली, विक्रम विक्रम उठो उठो, देखो ये क्या हो गया हमारे साथ। विक्रम मिताली की आवाज को सुना तो पहले वो उसे इग्नोर करते हुए बोला, ओह मिताली बेबी, सोने दो ना और तुम भी सो जाओ। लेकिन मिताली विक्रम को तेजी से हिलाते हुए बोली, विक्रम होश में आओ, देखो हम लोग अभी कार में हैं। जैसे ही विक्रम ने ये सुना वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो भी चौंक गया। फिर वो विंडो से बाहर की तरफ देखा तो उसकी कार अभी मिताली के घर के सामने रुकी हुई थी। जब विक्रम ये देखा तो वो मिताली से बोला, बेबी हम लोग कार में क्यों सो रहे हैं, और वो भी इस कंडीशन में। ये बोलते हुए वो दोनों सोचने लगे, पर उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं था कि कल रात उनके साथ क्या हुआ। मिताली कुछ सोचते हुए बोली, लगता है कल हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे और फिर कार में ही शायद हम लोग खुद को संभाल नहीं पाए। विक्रम भी तुरंत बोला, यू आर राइट, ऐसा ही हुआ होगा बेबी। वैसे भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं कहाँ कभी खुद पर कंट्रोल कर पाता हूँ। इतना बोल विक्रम मिताली की तरफ बढ़ने लगा। तभी मिताली विक्रम के सीने पर अपने एक हाथ को रख उसे रोकते हुए बोली, विक्रम बस करो, हमें जल्दी से कार से बाहर चलना चाहिए, ऐसे यहाँ रहना सही नहीं होगा। विक्रम मिताली की बात सुनकर समझ गया और फिर दोनों ही जल्दी से कपड़े पहनकर कार से बाहर आए। फिर मिताली अपने घर के अंदर जाने लगी। तभी विक्रम मिताली से बोला, मुझे जाना होगा मिताली, क्योंकि आज बहुत जरूरी काम है और शाम को तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए आ जाऊंगा। बेबी मैंने तुम्हें जो ड्रेस दिए हैं तुम वही ड्रेस पहन लेना। मिताली हल्का मुस्कुराए और बोली, ओके बेबी। फिर वो अपने घर के अंदर चली गई। वही विक्रम भी कार में बैठ गया। फिर तुरंत ही कार को अपने बंगले की तरफ मोड़ दिया। पूरा दिन बीत गया। शाम के समय में मिताली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो विक्रम के दिए ड्रेस को पहनकर रेडी होने लगी। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। उसने इस वक्त मैरून कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था। उसके काले घने लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। मिताली खुद को मिरर में देखते हुए बोली, नॉट बैड मिताली, सच में तुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई और है ही नहीं। ये बोल मिताली ड्रेसिंग पर रखी लिपस्टिक उठाई, फिर अपने होठों पर लगाने लगी। उसी समय किसी ने मिताली पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। ये महसूस कर मिताली के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और तुरंत बोली, बेबी तुम आ गए। तभी वो शख्स मिताली के कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख कर बोला,
अब बेबी तुम मेरे लिए इतना अच्छे से तैयार होगी तो भला मैं कैसे नहीं आऊँगा। मिताली पीछे मुड़ी और उस शख्स की तरफ देखते हुए बोली, विक्रम चलो हटो ना, मुझे तैयार होने दो, तुम मेरे बालों को खराब कर रहे हो। मिताली की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बोला, अच्छा बेबी तुम आखिर मेरे लिए तैयार हुई हो, और अगर मैं खराब करता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी रात में तो मैं खराब करने ही वाला हूँ। मिताली ये सुनी और अपने चेहरे को नीचे झुका ली, फिर बालों के लटों को कानों के पीछे करते हुए विक्रम से बोली, बेबी तुम भी ना। मिताली ये बोलते हुए शर्मा रही थी। विक्रम मिताली के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, कयामत लग रही हो तुम, आज क्या मेरी जान लेने का इरादा है। मिताली विक्रम की बात सुनकर उसके पास आई तो विक्रम उसे उसकी कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लिया। फिर मिताली उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बड़े ही अदा के साथ बोली, मैं तुम्हारी जान कैसे लूंगी, क्योंकि तुम्हारी जान भी तो मेरी ही है ना। ये सुन विक्रम मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स बेबी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इतना कह विक्रम नीचे झुका मिताली के लिप्स पर किस कर लिया, जिससे मिताली का चेहरा लाल हो गया। फिर वो विक्रम से दूर होकर बोली, चलो ना विक्रम, हमें जल्दी से पार्टी निकलना होगा, वरना हम लेट हो जाएंगे। विक्रम मिताली की बात सुन मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं बेबी, वैसे तुम आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। मिताली हल्का मुस्कुराए और बोली, हाँ क्यों नहीं होंगी मैं एक्साइटेड, आफ्टर ऑल आज पहली बार तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। जिस पर विक्रम हंसते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर तुम आज भी मेरे घर नहीं जा सकती। मिताली को विक्रम की बातें थोड़ी अजीब लगी, वो उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी। तो विक्रम तुरंत बोला, ओ बेबी तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, मेरे कहने का मतलब है आज की पार्टी घर पर नहीं है, पार्टी के लिए तो शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल को बुक किया गया है। ये सुन मिताली बस मुस्कुरा दी और फिर दोनों साथ में रूम से बाहर आए। बाहर हॉल में मिताली की मॉम सोफे पर बैठी हुई थी, वो मिताली को विक्रम के साथ जाते हुए देखकर मुस्कुराए। मिताली अपनी मॉम के पास आई और अपनी मॉम को साइड हग करके बोली, मॉम मैं विक्रम के साथ पार्टी में जा रही हूँ। मिताली की मॉम खुश होकर बोली, ठीक है बेटा जाओ और आराम से आना। मिताली सिर हिलाए और विक्रम के साथ घर से बाहर आई। विक्रम बड़े स्टाइल से कार की फ्रंट सीट का डोर ओपन किया। मिताली मुस्कुराते हुए कार में जाकर बैठ गई। फिर विक्रम भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार को तुरंत आगे बढ़ा दिया। कार में बैठी मिताली मन ही मन बोली, आज मैं विक्रम के मॉम डैड को पूरी तरह से पटा लूंगी। जैसे मैंने विक्रम को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है, वैसे ही मैं उसके मॉम डैड को भी अपनी बातों में चाशनी लपेटकर इतनी प्यार से बोलूंगी कि वो भी मेरे जाल में फंस ही जाएंगे, और फिर मैं विक्रम के इतने बड़े अंपायर की मालकिन बन जाऊंगी। उसके बाद सभी मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ये सब सोचकर मिताली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। करीब 40 मिनट बाद विक्रम की कार एक बड़े से बैंक्वेट हॉल के सामने आकर रुका। मिताली तुरंत कार का डोर ओपन करके बाहर आई और विक्रम भी ड्राइविंग सीट से बाहर आया। मिताली तो आंखें फाड़े उस बैंक्वेट हॉल की तरफ देख रही थी। वो अपने मन ही मन बोली, यानी कि विक्रम की फैमिली काफी रीच है, तभी तो एक फंक्शन के लिए इतना बड़ा पूरा बैंक्वेट हॉल ही बुक किया गया है। नॉट बैड मिताली, तेरी तो किस्मत बदलने वाली है, तू अब रानी बनने वाली है, रानी, और बड़े से महल में राज करने वाली है। अच्छा हुआ जो मैंने अपने फटीचा पति को छोड़ दिया, वरना तो शायद जिंदगी भर मैं गरीबी में ही जीती रहती। फिर कुछ सोचकर वो खुद से बोली, अरे मैं भी क्यों उस फटीचा को याद कर रही हूँ, वो भी इतने अच्छे मौके पर। तू भी ना मिताली, तुझे तो अभी अपने गोल पर ध्यान देना है, तुझे सिर्फ विक्रम पर ध्यान देना है और हर हाल में विक्रम की बीवी बनना है। विक्रम मिताली के पास आया और बोला, बेबी कैसा लगा बैंक्वेट हॉल। मिताली आंखों में चमक लिए बोली, बहुत अच्छा है, भला कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसे ये पसंद नहीं आएगा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, वैसे एक सीक्रेट तुम्हें बताऊं बेबी। मिताली विक्रम की तरफ देखने लगी। तभी विक्रम बोला, ये बैंक्वेट हॉल मेरे ही फैमिली का है। ये सुनते ही मिताली की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गए। विक्रम कुछ सेकंड तक मिताली के चेहरे की तरफ देखा, फिर वो बोला, चले बेबी। मिताली भी मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स बेबी। फिर विक्रम के हाथ में बड़े स्टाइल से अपने हाथों को डाली और दोनों ही बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ गए। बैंक्वेट हॉल अंदर से बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहां पर रखी सारी चीजें बहुत ही एंटीक थे। अब तक वहां पर बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे।
विक्रम मिताली के साथ चलते हुए आगे बढ़ा और सीधे मिताली को अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए ले गया। मिताली किसी संस्कारी बहू की तरह नीचे झुककर विक्रम के मॉम डैड को के पैर छू ली। तभी विक्रम की मॉम तुरंत मिताली को रोकते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हो तुम? हम इतने भी बुढ़े नहीं हुए कि तुम हमारे पैर छुओ। इट्स सो चीप। विक्रम की मॉम की बात सुनकर मिताली को थोड़ा अजीब लगा। वही विक्रम बोला, मॉम अब मेरी मॉम है, इसलिए वो इस तरह से आपके पैर छू रही है। तभी विक्रम की मॉम बोली, कम ऑन बेटा, तुमने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को बताया नहीं कि हमारी कौन सी फैमिली है, हमारा क्या स्टैंडर्ड है। इसे समझा दो कि हमारे यहाँ इस तरह से कोई चीप हरकतें नहीं करते। मिताली को तो अब विक्रम की मॉम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तो ये सब कुछ सिर्फ अपना इमेज बनाने के लिए किया था पर उसे नहीं पता था कि उसी का प्लान उस पर ही भारी पड़ जाएगा। तभी विक्रम अपनी मॉम से बोला, मॉम ये मिताली है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। विक्रम की मॉम रीना जी मिताली की तरफ देखते हुए बोली, ओ तो तुम हो मिताली, बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा अपने बेटे के मुंह से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर ऑलरेडी मैरिड। विक्रम ये सुनकर तुरंत बोला, नो मॉम, अब इसका डाइवोर्स हो चुका है। रीना जी विक्रम की तरफ देखी और बोली, बेटा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आज तुम अपनी दादी से अच्छे से बात करना, क्योंकि आज वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। सो यू बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन, और तुम्हारी गुड पर्सनैलिटी लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। विक्रम ये सुनकर बोला, ओके मॉम, डोंट वरी, आई हैंडल इट। वही अब तक बैंक्वेट हॉल में बहुत सारे बिजनेसमैन और बड़े बड़े घर के लोग इकट्ठे हो चुके थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे। सभी आपस में बातें करते हुए इस पार्टी को एंजॉय भी कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां लगे स्टेज पर एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हुई। उस औरत के आते ही वहां चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया और सभी की नजरें उस बूढ़ी औरत पर चली गई। उस बूढ़ी औरत का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि उस बूढ़ी औरत की तरफ न देख रहा हो। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, रावत इंडस्ट्री की हेड मिसेज अनामिका रावत जी हैं। अनामिका जी अपने हाथ में माइक पकड़े हुए वहां खड़ी थी। वो वहां मौजूद सभी की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, थैंक यू एवरीवन, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर कमिंग हियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावत इंडस्ट्री को आज पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इस पार्टी को आज यहाँ रखा गया है। पर इसके अलावा भी एक और रीजन है। आज इस पार्टी में मैं अपने कंपनी के प्रेसिडेंट का अनाउंस करने वाली हूँ, जिसके लिए आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो अनामिका जी बिल्कुल चुप हो गई। अनामिका जी अपनी बात बोलकर सबकी तरफ देखने लगी और वहां मौजूद सभी लोग नए सीईओ का नेम जानने के लिए बेसब्री से अनामिका जी की तरफ देखने लगे। वही अनामिका जी अपने हाथ में पहने वॉच की तरफ एक नज़र देखी और हल्की स्माइल के साथ अपने मन ही मन बोली, आखिर तुम आ ही गए। उसी समय बैंक्वेट हॉल के सामने गाड़ियों का काफिला आकर रुका। बैंक्वेट हॉल के सामने खड़ा गार्ड भागते हुए पहले कार की तरफ बढ़ गया और उसके बैक सीट का डोर ओपन किया। उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स अपने सूट का बटन ठीक करते हुए कार से बाहर आया। उस शख्स ने अपने आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए हुए था। उस शख्स ने ग्रे कलर का शाइनी 3-पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर दे। वही उस कार के दूसरे साइड से एक लड़का बाहर आया और वो शख्स के पास आकर खड़ा होते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं, मैमा हमारा इंतजार कर रही होगी। वो शख्स बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कदमों को बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ा दिया। वहीं उस शख्स के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। जैसे ही वो शख्स बैंक्वेट हॉल के अंदर एंटर किया, उसी समय अनामिका रावत ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तो अब आप सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। आप सबको जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, आप सब जिस अनाउंसमेंट का कब से वेट कर रहे थे, अब मैं और भी आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रावत इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाला, उसे बुलंदियों तक पहुँचने वाला और इस इंडस्ट्री का नया प्रेसिडेंट कोई और नहीं, मेरा पोता है। ये सुनते ही विक्रम की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वही उसकी मॉम डैड और मिताली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। विक्रम स्टेज की तरफ जाने वाला था कि तभी अनामिका जी सामने की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा मेरा पोता। तो सबकी नजरें उस तरफ चली गई जहां से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स तेज कदमों के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहा था।
उस शख्स को देखते ही विक्रम और मिताली दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर कौन है ये शख्स जिसे रावत इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया? क्यों मिताली और विक्रम दोनों उस शख्स को देख हैरान रह गए? जानने के लिए सुनते रहे मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। इसके साथ साथ जल्दी से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें।